जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर टैक्स बार की नई कैबिनेट ने चार्ज संभाल लिया है और हमने वो रवायत जो हमारे बड़ों ने रखी कि हम अपने लाहौर टैक्स बार के मेंबरान को एजुकेट कर सकें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनके लिए कोई काम कर सकें, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपना पहला सेमिनार जो है, आजकल का जो सबसे हॉट इशू है कि सुपर टैक्स के ऊपर जो नोटिस आ रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स कैसे देना है और कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में फ़र्स्ट टाइम सेक्शन 4B इंसल्ट हुआ, लिटिगेशन में चलता रहा और उसकी बेस के ऊपर जो है वो एक डिसीज़न आया कि आप स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के ऊपर जो है रिहेबिलिटेशन जो है ना वो टैक्स नहीं लगा सकते। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फाइनेंस एक्ट 2022 में सुपर टैक्स की क्लास दोबारा 4C की नज़र में इंट्रोड्यूस की गई फाइनेंस एक्ट के अंदर और 2022 से लेके ये लिटिगेशन चलती रही और अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी उसने टैक्स पेयर के अगेंस्ट फ़ैसला दे दिया। अब आपको पता है कि जब इस मुल्क में रेगुलेटरी अथॉरिटी की फेवर में कोई भी फ़ैसला आता है तो वो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। तो आज हमने जिस शख्सियत को इसके लिए मदऊ किया है वो लाहौर टैक्स बार की एकेडमी के चेयरमैन भी हैं और उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाहौर के तमाम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए और वो रिसर्च भी करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका लेक्चर हमारे मेंबर्स के लिए बहुत मुफीद होगा। आपके और मेरे प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार राणा साकिब मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू शकी साहब। ऑनरेबल प्रेसिडियम्स और आज के स्पीकर लाहौर टैक्स बार के मेंबर अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो एक वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, सेक्शन 4B एंड 4C। इम्प्लीकेशंस जो सुपर टैक्स की हमारे क्लाइंट्स पे हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो फील्ड है, शॉर्ट ऑर्डर है। इस वक्त दो प्रेजेंट सिनेरियोज़ हैं। एक तो है इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट्स कर रही हैं उसमें एम्बिग्विटी, क्लैरिटी नहीं है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्सिव मैयर फॉर द रिकवरी ऑफ सुपर टैक्स और रिकवरी के साथ अब उस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी चार्ज होना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को वो भट्ट साहब मेरे ख्याल से एलेबोरेट करेंगे और इसकी डायमेंशंस बताएंगे कि इम्प्लीकेबिलिटी क्या है हर टैक्स पेयर पे। दो एट अ प्रेजेंट पोजीशन वी द टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड डिपार्टमेंट वी ऑल आर नॉट श्योर कि इसमें क्या सूरत हाल अभी होने वाली है और क्या रिकवरी होनी है, कोर्सिवली होनी है, इंस्टॉलमेंट्स में होनी है, इस पर डिफ़ॉल्ट लगना है कि नहीं लगना। ये सारी चीज़ें मैं नदीम भट्ट साहब को जो हमारे इस एकेडमी के हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और इनलाइटन करें कि इसमें हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इस बार को क्या स्टैंड लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं अब भट्ट साहब को मैं माइक हैंड ओवर करूँगा और मैं भट्ट साहब से सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लेक्चर आप समझें कि हमें शायद 4B का भी नहीं पता, 4C का भी नहीं पता, सुपर टैक्स क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे लेक्चर को लेके चलें कि ये स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। अब मैं जिस शख्सियत को लेक्चर के लिए मदऊ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली वो जो मुल्तान टैक्स ऑफिस और बहावलपुर टैक्स ऑफिस में ऑडिट की टीम को गाइड करने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई। मैं उनकी भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और हमारे मेंबरान को जो है वो 4B और 4C के हवाले से अपना लेक्चर डिलीवर करें, क्योंकि आज की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है वो 4B और 4C की एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं नदीम भट्ट साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको पता मेरा हमेशा एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिसने हमें तौफीक दी कि हम मिल बैठ के आपस में नॉलेज शेयर कर सकें।
वैसे तो एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता, लेकिन ये एक स्पेशल ओकेजन होता है जब इंसान को मौका मिलता है कि आपस में नॉलेज शेयर कर सके। अब इसमें मुझे ये नहीं आज तक समझ आ सकी कि इवन के 10 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज भी प्रेशर उसी तरह ही है जिस तरह पहले दिन था। कभी ये नहीं हुआ अच्छा जी ख़त्म हो गया, चलो जी ख़त्म, बात जी ठीक है, फारग हो गए। उसी तरह ही मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह डिस्कशन करनी पड़ती है, क्वेश्चंस को डिग आउट करना पड़ता है, खुद ही सवाल बना रहे होते हैं, खुद ही डिस्कस कर रहे होते हैं। और क्रेडिट मैं अपने उस्तादों को बिल्कुल दूंगा जी, ताहिर भट्ट साहब भी बैठे हुए हैं और भी मेरे उस्ताद हैं, उनका अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो ज़्यादती होगी। MM अकरम साहब हैं जिनकी जजमेंट साहब पढ़ते हैं, उनका और ताहिर भट्ट साहब का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनका अमल दखल है। और प्लस इसमें अगर नई नाम में लूँगा तो ज़्यादती है, शहबाज भट्ट साहब भी मेरे उस्ताद हैं जी, क्योंकि लीगल चीज़ें ऑब्वियसली जो वकीलों के पास हैं वो मेरे पास नहीं है। तो बीइंग एज ए फेलो मेंबर ऑफ हाई कैप, मैं जब इस फील्ड में आया था तो हर बंदा यही कहता था जी हाई कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। वो मेरे ऊपर एक्स फैक्टर हर दफ़ा यही पड़ जाता था कि तुम तो भाई सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हें तो लीगल चीज़ों का पता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, लोगों के साथ अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर ज़ीरो से शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे अल्टीमेटली रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इसमें आपको उस्तादों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम करते हैं उनकी लीगल साइड बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अब हम दोनों फैक्ट भी कर रहे हैं, लीगल भी कर रहे हैं, तो मुझे इन लोगों का बड़ा सहारा रहा। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इन लोगों की कंसल्टेंसी और इनके बगैर मैं आगे जाता ही नहीं। ये ऑडिट मेंटोर का जो था, इसमें मैंने MM अकरम साहब से और ताहिर साहब का इतना सर खाया कि एंड पे ये कहने लग पड़े, मुझे इन्होंने कहा कि आप हमें पार्ट टाइम कंसल्टेंट रख लें अपने साथ। मैंने कहा सर आप पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको फ़ीस कोई नहीं मिलेगी। जो सदका जारिया है वही आपके पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वही आपके पास चला जाएगा। तो इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे अच्छे उस्तादों से और अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा कि जो बात सुनते भी हैं और फिर उसको टेक्निकली कवर करना भी सिखाते हैं। ये नहीं भाई मैंने कहा तो तुम जाओ भी ठीक हो गया, भाई क्यों ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया, वो मैं तो नहीं मानता भाई आपकी बात, क्योंकि लोगों को जवाब देना पड़ता है आगे से। बहरहाल कोशिश हमने की है इसको कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्टम में, वो चल नहीं रहा, दूसरा सिस्टम हम मंगवा रहे हैं। तब तक मैं आपके साथ कुछ चीज़ें इसकी वर्बल जितनी मैं कर सकता हूँ वो मैं शेयर कर देता हूँ। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस है। छोटी सी अकेडमी हमने बनाई हुई है, उसमें 2018 से लेकर 2026 की मेरी तमाम किताबें अपलोडेड है। जो जिस साल की किताब है उसी के मुताबिक उसमें क्वेश्चन आंसर और टॉपिक और हर चीज़ उसमें दी हुई है। तो आप वो डाउनलोड कर लें और ओनर बन के सदका जारिया में आप भी हिस्सा डाल दें। और मैं ऑलरेडी ये कमिट कर चुका हूँ कि जब तक ज़िंदगी है जितनी भी किताबें मेरी आएंगी टैक्स के रिलेटेड 27 जितना अल्लाह ने मौका दिया वो सब लोगों के लिए फ्री होगी। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट बहरहाल आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 1000+ पेजेस की किताब है, काफ़ी डिटेल में उसके अंदर चीज़ें अवेलेबल है। एक तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ सुपर टैक्स की तरफ, मेन जो टॉपिक हमारा है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हर जगह पे मैं यही सोच रहा होता हूँ कि यार इसको आसान किया जाए, बजाय ये कि मैं वर्डिंग आपको पढ़ाना शुरू करूँ तो सारे आप लोग सोए हो और समझ भी कुछ ना आए और पता लगे जनाब पता नहीं क्या पढ़ा क्या समझा और घर चले जाए। तो क्रक्स निकाले बगैर आप चीज़ को आगे नहीं जा सकते। तो 3, 4, 5, 6 मोटे क्वेश्चंस के बगैर आप टैक्सेस को नहीं समझ सकते। पहले ये क्यों लगाया गया, एक ना PTV का बहुत पुराना प्रोग्राम था, उसमें जब भी वो टॉपिक लेते थे तो 3 क्वेश्चन लाजमी होते थे, क्यों, कब और कैसे। यही क्वेश्चन आपने इधर भी डालने हैं। भाई ये क्यों लगाया जाता है, किसको लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है और किसको नहीं लगता। ये जब तक आप ये 4-5 क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, वो सेक्शन तो आपने पढ़ा होगा लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको समझ नहीं आएगी। सो मैं आता हूँ वापस सुपर टैक्स की तरफ। 4B पहले आया जी। ये बेसिकली पर्पस क्या था इन दोनों पहले 4B को लाने का, कि आपके जो टेम्परेली डिस्प्लेस पर्सनस थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए, अब वो चाहे मेडिसिन है, एजुकेशन है, रहायश जो भी है, वो फूड है, जो भी आप कह लें, उस पर्पस के लिए ये सुपर टैक्स जो था 2015 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू इम्पोज किया गया। बैंकिंग कंपनी पे ये 4% था विदाउट किसी लिमिट के, और अदर देन बैंकिंग के जो भी लोग थे उनके लिए 500 मिलियन के बराबर या ज़्यादा था। तो ये 3% जो था वहाँ से शुरू करके 3-4 से शुरू करके तो 20, 21 और 22 में उसको ज़ीरो कर दिया गया।
ये रहा आपका 2022 तक गया उन्होंने। 20-21-22 में क्या किया, 4B उन्होंने अदर देन बैंकिंग ख़त्म कर दिया, वहाँ 0% आपको रेट मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर 4C आ गया। अब उन्होंने कहा यार वो तो बंदे तो चले गए वहाँ से, तो अब तुम ये कैसे दोबारा से लगा सकते हो। तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन। तो 4B का नाम वो टेम्परेली डिसेबल्ड पर्सन के लिए सुपर टैक्स था, और 4C में ये हो गया हाई अर्निंग पर्सन जो होंगे उनके ऊपर ये लगाया जाएगा। ये बेसिकली एक दोनों में डिफरेंस उन्होंने कर दिया, यानी वो पैसा सिर्फ उसके लिए था और ये वाला टैक्सेस के अंदर जाएगा जिस मर्जी पर्पज़ के लिए वो फिर आगे इस्तेमाल इसको फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। एक तो बात ये आ गई। अब सवाल ये आ गया कि भाई अब आपने जो नया लॉ पास किया है, पुराना तो अब पता है, आपको पता है वो तो अपनी जगह पे जो है उसको सेव कर दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके अंदर कि 4B और 4C दोनों को उन्होंने रिक्वेस्ट थी कि इसको अल्ट्रावाइज किया जाए, लेकिन उन्होंने इंट्रावाइज कर दिया, ओके कर दिया, नहीं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक है और ये लगना चाहिए। एक बात हो गई। अब इसमें 4-5 प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए अल्टीमेटली सुपर टैक्स लगाने के। एक तो ये था कि जी ये सवाल था 2022 में इसको नहीं लगना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेवर में भी दी कि नहीं जी 22 चूँकि टाइम बार्ड हो गया हुआ है, टाइम बार्ड पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, उसको ना लगाया जाए और FTR को भी नहीं लगाया जाए। लेकिन दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी ये 2022 से ही लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये वो इनकम जो इसके अंदर डिफाइंड है उनको लगेगा जिसमें कि FTR की इनकम भी शामिल होगी। हाँ, एक पॉइंट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको नोट करना है। वो ये है कि अगर 2022 में जो स्पेसिफाइड सेक्टर इसके अंदर गिवन है, जिसमें बेवरेजेस है, सिगरेट्स वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, एयरलाइंस हैं, स्टील एंड आयरन वाले हैं, वो लिस्ट उसके अंदर अवेलेबल है। उनको उन्होंने कहा कि अगर आपका 300 मिलियन से ज़्यादा का अगर आपकी इनकम होगी सुपर टैक्स पर्पज़ के लिए, तो आपको 10% जो होगा 2022 में देना पड़ेगा। इसको भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। एक जो पॉइंट था कि जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन मिनरल और 5th शेड्यूल वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उनके सामने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कंसेशनल एग्रीमेंट। उनको ये कहा गया जो 5th शेड्यूल में लोग आएंगे कि भाई तुम पे मैक्सिमम कैप फर्ज करें 40% है, तो तुम्हें 40% से ज़्यादा टैक्स हम अज्यूम कर लेते हैं चार्ज नहीं होगा। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि अगर आप 5th शेड्यूल लोगों वालों को सुपर टैक्स लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाएं आप इनको, लेकिन आपका जो मैक्सिमम कैप है जो उस कंसेशनल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते। मसलन आप वहाँ लिखा हुआ है अज्यूम करते 40% है और ऑलरेडी आप 35% उसको कर चुके हैं, तो 5% आप और कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें उनको 30% लगा है तो 10% और हो सकता है। फ़र्ज़ करें उन्हें 40 ही पहले लग चुका है तो फिर आप सुपर टैक्स उनको चार्ज नहीं कर सकते। ये उन्होंने बेसिकली एक रिलीफ इसके अंदर 5th शेड्यूल वालों को दिया है, क्योंकि कंसेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं। देखें ना, मैंने इन्वेस्टमेंट की इस बेस पे कि मुझे छूट मिलेगी, बाद में आप कहते हैं नहीं भी तुम आप टैक्स जमा कराओ, तो फिर वो क्या होगा, इन्वेस्टर भाग जाएगा, वो कहेगा भाई मैं नहीं पैसे लगाता। 65B में भी आपको याद होगा पहले 10% था, बाद में 5% हो गया। तो फिर इन्वेस्टर जो होता है वो भाग जाता है, वो कहता है यार पहले आप पैसे लगवाते वक्त एक बंदे को इंसेंटिव देते हैं, बाद में खुद ही विड्रॉ कर देते हैं, तो ये ज़्यादती है। इसलिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो ओबियसली एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है और ट्रस्ट बिल्डिंग वाले हैं, वहाँ पे मजबूरन स्टेट को, जजेस को भी ये चीज़ नोट करनी पड़ती है कि भाई किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट ही बाहर निकाल के ले जाए, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। फिर आगे भी इन्वेस्टमेंट आनी, उसका क्या होगा, पिछला डिस्करेजमेंट होगी, उसने कहना ये तो भाई 2 मिनट में मुकर जाते हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला पॉइंट अंदर आ गया। अच्छा, मैं वापस आता हूँ कि ये जब तक मटीरियल आपका सामने नहीं आ जाता, सुपर टैक्स में अब इशू ये है, जो मेन चीज़ है ये किसको लगेगा, पहला क्वेश्चन। अब मैं 4-5 आपके साथ वर्बल शेयर करता हूँ कि जी किसको लगेगा, कब, कैसे और कब नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ वर्ड है एवरी टैक्स पेयर। सबसेक्शन 1 आप पढ़ेंगे 4C का पहला ही, तो उसने कहा है कि जो सुपर टैक्स है वो एवरी टैक्स पेयर का वर्ड उसने यूज़ किया है, यानी इसमें इंडिविजुअल कंपनी, AOP, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, वो सारे कवर्ड हो गए हैं, प्रोवाइडेड के वो इसके अंदर फॉल करते हो। तो एवरी टैक्स पेयर का वर्ड इसके अंदर आ गया। वरना अगर जैसे कुछ जगहों पे वो कहते हैं एवरी कंपनी, एवरी इंडिविजुअल, एवरी रेजिडेंट,
या नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ वर्ड है एवरी जो टैक्स पेयर है उसकी बात हो रही है। पहला तो क्वेश्चन, यानी किसको लगेगा? एवरी टैक्स पेयर को। आगे छूट भी है, वो देखते हैं बाद में। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि भाई अब ये बताओ कि इसमें इनकम निकालनी कैसे है, किस इनकम पे टैक्स लगना है। अब यहाँ आपको बड़ा क्लियर कट होना चाहिए विजन आपका कि एक इनकम डिफाइंड है सेक्शन 2 के अंदर, एक इनकम डिफाइंड है जो आपका 4C का सब सेक्शन 2। अब ये दोनों डिफरेंट है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। जो आपने रिटर्न फाइल की थी वो आपने टैक्सेबल वो सेक्शन 4 के अंदर जाके चार्जिंग सेक्शन प्लस हेड ऑफ इनकम आपने प्लस माइनस करके डिडक्टेबल अलाउंस डिडक्शन जो आपने की, आपने एक टैक्सेबल इनकम निकाली, वो आपने सेक्शन 9 के अंदर टैक्सेबल इनकम निकाल के रिटर्न फाइल कर ली, वो 114 में रिटर्न आपकी चली गई, वो इनकम सेपरेट है। और 4C की जो इनकम है वो सेपरेट है, ये वो वाली इनकम नहीं है। कुछ केसेस में भी वो आपस में बराबर हो सकती है, बट ज़्यादातर केसेस में वो आपस में बराबर नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि इन्होंने 4 इनकम स्पेसिफाई की है सेक्शन 4C के सब सेक्शन 2 के अंदर। पहला उन्होंने कहा है, अब तो इतनी दफ़ा पढ़ा कि ज़बानी याद हो गया। पहला उन्होंने कहा प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, ब्रोकरेज एंड कमीशन और कैपिटल गेन, ये पहला है। दूसरा उन्होंने कहा जी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है जो सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन की गई है, एक्सेप्ट ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉसेस, और 1 को माइनस करके, 1 जो ऊपर 4 मैंने अभी आपको बताया क्यों किया, ताकि डबल ना हो जाए। आप एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं लगा सकते। अगर मैंने कैपिटल गेन ऊपर ले लिया है फिर वो नीचे नहीं आएगा, अगर वो नीचे आ गया तो फिर ऊपर नहीं आएगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। नंबर 2 हो गए। नंबर 3 उन्होंने कहा आपने FTR के जितने केसेस हैं उसमें इम्प्यूटेबल इनकम आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी टैक्स से वर्क बैक करके इम्प्यूटेबल इनकम आएगी इररिस्पेक्टिव के एक्चुअल उससे ज़्यादा या कम बराबर, उसको छोड़ दें आप, वो आपका अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए था। 4C के पर्पज़ के लिए आप इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स से वर्क बैक करेंगे, जो आप करते हैं इम्प्यूटेबल इनकम। और ज़रा ज़ेर भी रखिएगा, इम्प्यूटेबल इनकम फाइनेंस एक्ट 2015 के थ्रू ही डेफिनेशन ऐड की गई थी, और 4B भी फाइनेंस एक्ट 2015 के वक्त ही आया था। तो ये इम्प्यूटेबल इनकम स्पेसिफिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 4B एंड 4C के लिए ऐड की गई है। अच्छा, अब चौथा क्या है? चौथा जो स्पेशल बिजनेस है आपके 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, आपके बैंकिंग कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी वो मिनरल ऑयल्स वाले, तो और ये चारों जो हैं इनको उन्होंने 4 या 5 है, 4th, 5th, 7th और 8th जो है वो सारे इसके अंदर उन्होंने कहा कि इनको भी आपने सुपर टैक्स लगाना है। ये तो हो गए 4। अब आपकी इनकम एक सोर्स है, 2 है, 3 है, 4 है, जहाँ जहाँ से आएगी इन चारों को पहले सम किया जाएगा जहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि करना है। अगर आपका NTA नहीं लग गया और वो 5th शेड्यूल में आपकी कंपनी अलग है, वो पहले हेड्स में इनकम नहीं आ रही, तो सिर्फ चौथे में आप फॉल करेंगे। मेरा सिर्फ कैपिटल गेन है और इनकम नहीं है, तो मैं पहले में जाऊँगा। इन चारों को आप जमा करेंगे अगर पॉसिबल है, और फिर आपका जो सम आएगा अगर वो 150 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा तो आपको सुपर टैक्स जो है स्लैब रेट के मुताबिक वो 8 स्लैब उन्होंने दिए हुए हैं, जो 1% से शुरू करके तो वो क्लोज होता है 10% के ऊपर। अभी 2025 और 26 ऑनवर्ड जो बात हो रही है, पहले वो पीछे 4% तक क्लोज हो रहा था, आगे जाके वो आगे चला गया 10% तक। तो ये तो आपके पास 4B के रेट्स भी लग हो जाएंगे और 4C के भी आ जाएंगे। अच्छा, पहला सवाल क्या था? किसको लगेगा। दूसरा सवाल था किस इनकम पे लगेगा, वो भी आ गया। इस इनकम में ना 1-2 चीज़ें मैं बस ऐड कर दूं, वो ये है कि अगर आपको, ये भी क्वेश्चन लोगों ने किया कि अगर मुझे लॉस आ जाए टैक्सेबल इनकम में तो क्या ये लॉस मैं माइनस कर लूँगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 के अंदर डिफाइंड है। अगर आपकी टोटल इनकम में से मैं एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दूं और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करूं तो आपका जो है वो टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी। सो टैक्सेबल इनकम अगर मेरी लॉस में है और कोई इनकम है तो दोनों को आपने सेट ऑफ करना है, क्योंकि सम ऑफ इनकम है तो नेगेटिव ऑब्वियसली प्लस में से माइनस होगा, प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। सो आपको लॉस भी आ सकता है। एक बात हो गई। अब आपने सम करना है और चेक करना है, ये 2 बातें हो गई। किसको लगना है? पहला सवाल, किस इनकम पे लगना है? 2 बातें हो गई। अब रेट क्या है वो मैंने आपको अभी बता दी है कि अगर आप 150 मिलियन से ऊपर जाते हैं तो तभी आपका, और इनकम वो वाली रिटर्न वाली नहीं,
इनकम वो वाली जो 4C सबसेक्शन 2 के अंदर इन चारों को या एक दो जो भी आएंगे ऐड करके आंसर आएगा। तो आप देखेंगे रिटर्न के अंदर ना, मैंने अपनी एक रिटर्न में हमने 4C चूँकि जमा कराया हुआ है, उसका एक पैटर्न भी मैं आपके लिए कॉपी करके लाया हूँ। उसमें उन्होंने नॉर्मल इनकम आपकी अलग कैलकुलेट की है, मिनिमम कैलकुलेट की है, और अल्टीमेटली जो 4C का टैक्स है उसको अलग से ऐड किया है, और उसके बाद जितनी उसके डिडक्शन हुई थी उनको माइनस किया। एक बात ये हो गई। अच्छा, अब अगला सवाल ये होगा मेरे लिए कि भाई कोई क्या ये सारों को ही रगड़ना है या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं लगता? उसकी एग्जांपल्स भी कोट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपकी इनकम जो 4C पर्पज़ के लिए है वही 150 मिलियन से कम है या बराबर है तो 0% टैक्स है, आपको नहीं चार्ज होगा। तो पहला तो ये निकल गया। दूसरा, अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, तब भी आप इसमें से बाहर है, क्योंकि आपने जब पढ़ा सेक्शन 10, अब पढ़ेंगे तो टोटल इनकम में तो एग्जेम्प्ट इनकम आती है, बट टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस कर दिया जाता है। वैसे भी जब आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो वो कहता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी अदर देन एग्जेम्प्ट सैलरी, वो माइनस पहले ही हो गया होता है, वो टैक्सेबल में आता ही नहीं है। और तीसरा प्रूफ आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है, पहला कॉलम टोटल, दूसरा एग्जेम्प्ट और तीसरा टैक्सेबल, वो भी आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी। चले, ये भी आपके पास आ गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन बच गया कि किन को, एक तो एग्जेम्प्ट वाला निकल गया, लॉस वाला निकल गया। अच्छा, फिर तीसरा आ गया कराची ट्रिब्यूनल की जजमेंट है। अगर AOP का शेयर है, ये काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किया है कि AOP से शेयर आया है, वो 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 100 जो भी है वट एवर, तो अब क्या होगा? क्या मुझे सुपर टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। वो AOP की जो इनकम है, देखें सुपर टैक्स लगना चाहिए AOP को जिसकी इनकम है। मुझे अगर शेयर आता है, अगर AOP भी पे कर दे, मैं भी पे कर दूं, तो एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं आप मुझे चार्ज कर सकते। वैसे भी मेंबर की वो इनकम नहीं है, वो शेयर है, इनकम AOP की है, उसको सुपर टैक्स लग सकता है। 3 बातें हो गई। सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। फिर एक रीसेंट जजमेंट आई, उसमें था आपके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। हमें ये लगता है कि शायद कोर्ट को असिस्टेंस पूरी प्रोवाइड नहीं की गई, हमें ये लग रहा है। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए, उन्होंने ये कहा, 2 बातें की कि ये जो सुपर टैक्स है ये सेपरेट है, चले यहाँ तक तो ठीक है, और आपको किसी भी टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इसमें नहीं पास ऑन होगा। सर आप 170(3) का A पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब अगर आपका एक्सेस पेमेंट हुई है तो किसी भी आपके लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये डॉक्टर इकरामुल हक साहब का भी कोई आया था, उसमें भी ये मेंशन था। दूसरी बात ये है कि 121 भी आपके पास अवेलेबल है। मैं जो रिटर्न फाइल करूंगा वो डीम टू बी ऑर्डर है फॉर ऑल पर्पसेस, एक्सेप्ट किसको बाहर निकालना है आपने, अगर आपने रिफंड पे कंपनसेशन मांगनी है डिले की, उस पर्पज़ के लिए रिफंड पहले क्रिएट कराना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों ने मिल के ना क्या किया है कि रिफंड को और एडजस्टमेंट को मिक्स कर दिया। और भाई रिफंड में पैसे मुझे मिलते हैं, एडजस्टमेंट में पैसे उनको जाने हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड रिफंड। अगर आपने मेरी रिटर्न ऑल पर्पजेज़ के लिए डीम टू बी ऑर्डर ली हुई है और एक्सेस पेमेंट आ रही है और उसको 122 नहीं लगा, या ज़्यादा मसला है तो रिफ़ंड की एप्लीकेशन अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं रिफ़ंड की एप्लीकेशन आपको दूंगा। सो मेरी एक्सेस पेमेंट को आप 120(1)(b) से बाहर नहीं निकाल सकते। और वैसे भी इस पर एक फेमस ब्रांड की जजमेंट है, उसमें भी आया हुआ है, ये हेल्ड हुआ हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको कोर्ट कर दूंगा वो भी। सो ये भी एक अजीब सा प्रिंसिपल हेल्ड हो गया है, वो हो नहीं सकता। तीसरी बात ये है, अब रिटर्न के अंदर जो मैंने फॉर्मेट लाया हूँ उसमें 4C कैलकुलेट हुआ है, उसने तो एडजस्टमेंट दी है मुझे, तो क्या फिर रिटर्न गलत बनाई गई है? क्या ये इलीगल है? इसकी सपोर्ट कोई नहीं है। तो अगर रिटर्न दे रही है भाई, पीछे लॉ भी अवेलेबल है, तो लॉजिकल चीज़ है कि वो, हाँ अगर लॉ पीछे ना होता और रिटर्न आपकी कैलकुलेट कर रही होती फिर गलत था। कोई भी रिटर्न, कोई सर्कुलर, कोई भी चीज़ अगर, या इवन के जजमेंट भी इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है तो लॉ ही प्रिवेल करेगा, वो जजमेंट या नोटिफिकेशन कोई चीज़ प्रिवेल नहीं करेगी। सो इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो मिलना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी इसमें जो कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इसमें एडवांस टैक्स अब आपको पता लग गया, इसका जो सबसेक्शन 5A है उसके थ्रू 147 में अब आपने नॉर्मल लायबिलिटी जो भी आपकी बनेगी उसमें 4C ऐड करके 4 किस्तों में एडवांस टैक्स जो है देना है। ये भी पॉइंट आ गया। अभी एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, वो ये है कि क्या इसमें
4C का सेपरेट ऑर्डर हो सकता है? ये एक क्वेश्चन आ रहा है। 122(5) तो बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम एक लिमिट से एक्सीड करती है तो आपको सुपर टैक्स है वो जमा कराना है विद दी रिटर्न। अब अगर एक बंदे ने कैलकुलेट ही नहीं किया, वो बताया ही नहीं कि कितना बनता है, आप उससे रिकवरी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप 122(5) का नोटिस देंगे उसको, और उसके मुताबिक फिर एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में जाके वो रिकवरी, जैसे टर्नओवर टैक्स कोई जमा नहीं कराता तो आप उसको 122(5) का नोटिस देकर रिकवरी कर सकते हैं। अब जो 4C का ऑर्डर है, हमारे मुताबिक जो डिस्कशन हुई है, इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि इसका जो सबसेक्शन 4 है ना, वो ये कहता है कि एक अगर कोई बंदा टैक्स जमा नहीं कराता तो उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास होगा, और वो ऑर्डर किधर है? अब गलती से क्या हो रहा है कि 4C का ऑर्डर पास हो रहा है। अगर 4C का ऑर्डर पास हो रहा है तो 120 का क्या बनेगा? एक ही वक्त में 2 ऑर्डर कैसे हो सकते हैं भाई? फील्ड में कैसे आएगा वो? इसलिए उसका बेस्ट वे जो लीगल वे है वो यही है कि 122(5) ही इन्वोक करना पड़ेगा। 4C की जो सेपरेट ऑर्डर की लीगल बैकिंग है वो हमारे पास कोई नज़र नहीं आ रही है ही नहीं वो कोई भी। इसलिए इसने जब आउट ऑफ जुरिसडिक्शन इसने होना है, इसने फारग हो जाना है, तो 122(5) एक रास्ता बच जाए तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब आता हूँ मैं कि अगर इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपसे मैंने शेयर करने, जजमेंट्स वाले तो सारे हो गए। अच्छा, फिर एक FTO की जजमेंट आई, उन्होंने कहा कि अभी इन्होंने रूल्स भी बनाने हैं और अभी इसकी एक डिटेल्ड जजमेंट आनी है, फिर जाके आप 4C लोगों से रिकवर करें, जबकि ऐसे कुछ भी नहीं है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के रूल्स बनाए जाए। अगर सेक्शन क्लियर है तो फिर रूल बनाने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, रिकवरी और हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, तो जहाँ दूसरा वर्ड इसके अंदर जो सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है वो है मे वर्ड है, मस्ट नहीं है। रूल मे बी फ्रेम्ड बाय द बोर्ड, तो मे का मतलब है कि ज़रूरत होगी तो वो कर लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो फिर वो नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है जो ये कह रहे हैं कि जी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या अभी टैक्सेशन क्लियर नहीं है, वो तो बड़ा क्लियर है, वो तो बहुत पहले से आ रहा है। आपके पास 37(4) था, अगर आपके पास गिफ्टेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में आती थी तो 2022 तक 37(4) था। उसके बाद आपका 16 आपका आ गया 79 सब सेक्शन 3 कि अब आप कॉस्ट जो है उसको अपनी कॉस्ट, उस जो ट्रांसफरर है उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट बनेगी, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी लगता है फिर एक दफ़ा कि उनको असिस्टेंस पूरी प्रोवाइड नहीं की गई या उन चीज़ों को स्किप किया गया जो कि लीगली अवेलेबल थे। ये तो जजमेंट थी। उसके बाद सेक्शन में आ गए, फिर इसमें एक और चीज़ है। अच्छा, इसमें अब टाइम बार्ड का भी इशू है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। अगर तो केस पेंडिंग है तो वो तो आपको पता है जब तक 174(3) के अंदर लिखा हुआ है, जब तक ऑर्डर फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं करेगा तब तक वो पेंडिंग समझा जाएगा बिफोर एनी कोर्ट अथॉरिटी, और उसमें टैक्सेशन ऑफिसर कमिश्नर सारे शामिल। सो अगर पेंडिंग है वो तो चलेगा। दूसरा, जो टाइम बार्ड नहीं हुआ, अभी आपको पता है 30 जून 20 जो है वो आपका 30 जून 26 पे अगर रिटर्न वक्त पे फाइल हुई है तो वो टाइम बार्ड होने जा रहा है। यानी आज अगर 15 तारीख है अप्रैल है तो 2.5 महीने बाकी रह गए हैं कि 30 जून 20 टाइम बार्ड हो जाएगा अगर रिटर्न वक्त पे फाइल हुई थी तो। अब आ गया तीसरा केस, यानी इससे पहले उन्होंने करना है 122(5) है। अब वो केसेस जिसमें ना वो पेंडिंग है ना वो और वो टाइम बार्ड हो चुका है, तो हमारे मुताबिक अगर वो पेंडिंग नहीं है तो अब आप 15 से लेके 19 तक की आप रिकवरी नहीं कर सकते। अगर उस पर पहले कोई नोटिस नहीं इशू हुआ, कोई पेंडिंग नहीं है, तो चूँकि वो टाइम बार्ड है तो 6 साल से पीछे आप उसको मज़ीद नहीं लेके जा सकते। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मे बी डिपार्टमेंट इसे एग्री करे या ना करे। अब आते हैं वापस डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की तरफ। देखिए, बात ये है 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। एक तरफ ये है कि ये कोर्ट्स, ये हाई कोर्ट्स के थ्रू होता हुआ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गया। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कसूर टैक्स पेयर का या सारा डिपार्टमेंट का, कहीं डिपार्टमेंट का थोड़ा सा कसूर है, कहीं टैक्स पेयर का भी कसूर है, क्योंकि इसको क्यों हुआ ये शुरू वो सुनना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके पास आया था 4C सुपर टैक्स, CBT और 7E डीम्ड इनकम पे टैक्स। ये तीनों के तीनों जो थे ये फाइनेंस एक्ट 2022 में आए और लगाए गए पीछे बैकडेट पे 2022 से, और तीनों ही कोर्ट्स में चले गए, आपके पास सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इसका डिसीजन हो गया है, 4C का, 7E का भी बाकी है। देखें उसका क्या बनता है, उसका फेट क्या निकलता है। उम्मीद तो है कि देखें
अब ये डिसीजन करना मेरा काम नहीं है, वो तो जजेस का काम है। हमारा काम है आर्गूमेंट देना, उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो उनका काम है। हमें दूसरों के डोमेन में एंटर नहीं होना चाहिए, हमें अपने डोमेन में रहना चाहिए। देखते हैं अब क्या आता है। अच्छा, अब कोर्ट में गया, अब पेंडिंग पड़ा रहा, अब कुछ के फैसले, अब जाके जनवरी 2026 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये फैसला दिया। सवाल अब ये है, अभी भूल जाते हैं कि ये लगता है कि नहीं लगता। लगता होगा तो पे करेंगे, आप ज़ाहिर बात है, नहीं लगता होगा तो नहीं पे करेंगे। सवाल अब ये है, इस पेंडेंसी की वजह क्या थी? क्या सारा कसूर टैक्स पेयर का था? क्या आप सारा डिफॉल्ट सरचार्ज उस पर चार्ज करेंगे? तो बेहतर फिर यही होगा कि जब एक केस में हमारे क्या हुआ है कि उन्होंने दिसंबर 2025 का रिटर्न फाइल हुई, जनवरी में ये आपका ऑर्डर आया, उन्होंने जनवरी से लेके तो जिस डेट तक उन्होंने 35-36 दिन बनते थे 1,58,000 रुपये में डिफॉल्ट सरचार्ज का नोटिस दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला मैं कहता जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है, ये पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के उधर कोर्ट्स में रही है, तो मैं डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों पे करूं? ये तो सब्जुडाइज था केस ही सारा। लेकिन चूंकि अब आप हार गए हैं, ज़ाहिर बात है, हार जीत तो होती रहती कोर्ट में, कभी आप जीत जाते हैं कभी वो जीत जाता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है। आप जब अल्टीमेटली हारते हैं या जीतते हैं तो अगर आपको रिलीफ मिलता तो बैकडेट से मिलना था ना, फिर आपने भी तो बैकडेट से लेना था, फिर रिफंड मांगने थे या जो भी होना था। बहरहाल तो दो व्यूज़ है, एक ये है कि जी इसको ना पे करें, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग भट्ट साहब ने भी मुझे अपडेट दिया कि उनकी चीफ कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है, तो प्रिंसिपली वो कह रहे हैं कि भाई डिफॉल्ट सरचार्ज हमें ऊपर से यही है कि हमने इनको चार्ज करना है, और वो भेज रहे हैं 205 के जो नोट्स हैं। एक काम ज़रूर कर लें, अगर आपके पीछे रिफंड पड़े हुए हैं या एक्सेस पेमेंट है, उसकी एडजस्टमेंट आप ले लें, वो आप ज़रूर करवा लें। आल दो कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट ये नहीं कहती, लेकिन टेक्निकली आपका जो लीगल राइट है वो बनता है, उसको माइनस करके तो फिर डिफॉल्ट सरचार्ज आप कैलकुलेट करें, और जो बनता है अगर बनता होगा तो जमा करा दें, नहीं बनता होगा तो फिर आप उसके मुताबिक चेक कर लें। अब मेरे पार्ट पे जो आपका था जजमेंट्स भी हो गई आपकी। अच्छा, अब एक और बात, जो MM अकरम सर की जजमेंट है कि क्या हुआ है केस में कि एक बंदे को, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 500 मिलियन का गेन आ गया, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी उसने 6 साल बाद बेची, उसको 0% टैक्स लग गया। सवाल अब ये है कि इनकम टैक्स 0% है पर सुपर टैक्स अपनी जगह पे है। यही उन्होंने जजमेंट दी है कि अगर ये इनकम एग्जेम्प्ट होती तो फिर बात और थी, लिमिट से नीचे होती तो बात और थी, लेकिन चूंकि इस पर रेट 0% है तो अब आपको सुपर टैक्स जो होगा उस पर वो चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन उनकी एक और जजमेंट भी है कि अगर एक बंदे की इनकम एग्जेम्प्ट है या उसकी फाइनल टैक्स रिजीम में है, तो फिर इम्प्यूटेबल इनकम टैक्स कैलकुलेट करके तो फिर उस पर आप देखेंगे कि वो 150 मिलियन से ज़्यादा गया कि नहीं गया। इस नोट्स में मैंने वो सारी जजमेंट्स कोट भी की हुई है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो प्रिंसिपली पहले इनकम कैलकुलेट कर ले, अगर बनता है तो जमा करा दें, अगर नहीं बनता तो जमा ना करवाएं। अच्छा, अब एक BTL वाला, एक लॉस वाला AOP का शेयर, फिर आपका एक और भी मैंने पॉइंट पकड़ा, वो है कि अगर NPO अगर आपका इदारा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या होगा। अब ये आज रिसर्च हमें इसमें भी करनी पड़ गई। NPO को आपको पता है 100C का क्रेडिट दे रहे हैं, अब 100% जो टैक्स क्रेडिट है, तो टैक्सेबल इनकम तो है इसके अंदर, क्रेडिट 100% है, तो क्या सुपर टैक्स लगेगा? अगर मेरी इनकम 150 मिलियन से ज़्यादा है जिस पे 100% टैक्स क्रेडिट है, तो फिर हमने कहा इसका लॉजिकल आंसर किधर है। आप जब 100C का सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे ना, तो वो ये कहता है कि आपने इसमें जो 100% टैक्स क्रेडिट लेना है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इंक्लूडिंग मिनिमम एंड फाइनल। तो एनी प्रोविजन ऑब्वियसली सुपर टैक्स को कवर कर जाएगी। यही हमारा फाइनल हुआ था कि भाई आपको सुपर टैक्स भी इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, उसने वर्ड इंसर्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कैपिटल गेन वाला भी हो गया, कराची की जजमेंट, AOP का शेयर हो गया, एग्जेम्प्ट इनकम हो गई, इम्प्यूटेबल इनकम हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद इम्प्यूटेबल भी आ गया, एडवांस भी आ गया, ऑर्डर वाली भी बात हो गई। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। अगर आपने याद रखना है वो सेपरेट होगी। इनकम
जो रिटर्न पर्पज़ के लिए अलग है और 4C पर्पज़ के लिए अलग है। आगे चले जी। ये जो उसके रिस्पेक्टिव सेक्शन है 22 से ऑनवर्ड, ये देखें मैंने इनकम ऑफ ए पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन एवरी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, ऑनवर्ड भी जाएगा। 1, 2 इनकम की डेफिनेशन आपकी आ गई। 3 आपका जो है स्लैब रेट्स हैं वो आपको पता है 1 से लेकर 10% था। एक चीज़ रह गई 2026 में क्या हुआ, इसके रेट्स जरा आगे करें जी, आएंगे और आगे करेंगे, बस यहाँ रुक। आप 26 में एक आपको पता है बजट में हमने सेमिनार किया था, तो इन्होंने 0.5% जो है 26 में सुपर टैक्स के अंदर कमी की हुई है, वो आपको नजर आएगा। वो आप देखेंगे तीसरे स्लैब से लेके तो आप जाएंगे तो 7th स्लैब तक सारे 0.5% से कम हो गए हैं 25 के मुकाबले में। पहला और आखिरी एज इट इज़ ही है, 1% और 10% इंटैक्ट है। अगर आप पहले या आखिरी में गए तो वही है, अदरवाइज 0.5% का रिलीफ भी इसके अंदर 2026 में अवेलेबल होगा। अच्छा आगे चले जी। ये वो मैंने स्पेशल जो आपको बताए थे जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर 22 में उन्होंने कहा 10%, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड जो है वो हेल्ड कर दिया। बैंकिंग कंपनी 2023 से है क्योंकि 22 तक उनको सुपर टैक्स लगा हुआ था, तो 23 से ऑनवर्ड उन्होंने कहा कि अब आप पे करेंगे। आगे चले। ये जो इसमें अच्छा एग्रीकल्चरल इनकम का भी कॉन्सेप्ट रह गया था, एग्जेम्प्ट वाले केस में मैंने कॉलम बना दिया था। अगर आप सूबे को टैक्स दे देंगे, वैसे तो सेक्शन 41 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप सूबे को टैक्स नहीं देंगे तो वो अदर इनकम बना के आपको टैक्स लगाएंगे, और अगर अदर इनकम बना के टैक्स लग गया और सूबे को टैक्स ना दिया तो फिर उस पर सुपर टैक्स भी आ जाएगा क्योंकि वो अदर इनकम का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सूबे को टैक्स जो है वो दे दें और एग्जम्पशन ले लें। आगे चलें। ये कंप्यूटेशन वाला हमारा डिस्कस हो चुका है, आगे चलें। अच्छा ये थोड़ा सा एक चार्ट बनाया हमने कि भाई 2015 में आया, 2021 में उन्होंने इसको फारग किया बी को, 22 में फिर ये इंसर्ट हुआ, और 23 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 चीज़ें हैं। एक 4B के अंदर एडवांस टैक्स का जिक्र नहीं है, 4C के अंदर है, तो ये भी एक फ़र्क आया। प्लस उन्होंने क्या कहा दूसरा कि आपको याद होगा कि बोनस शेयर्स पे ना इसको इनकम की डेफिनेशन में ऐड किया गया था, तो 4B के लिए इनकम कोई और है और जो 4C के लिए होगी वो विद बोनस शेयर्स की होगी, वो भी एक अमेंडमेंट आपको जेहन में रखनी है। आगे चलेंगे। अच्छा इसमें यह भी है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, हमारे मुताबिक अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है, अगर उसको TT कोई छूट नहीं है उसके अंदर, तो उसको भी जो सुपर टैक्स है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे देना पड़ेगा। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जी 4B और C के। पहला नो लॉन्गर है, 2015 है, उधर 2000 है, आपके सामने 22 है। फिर पर्सन कवर्ड है, थ्रेश होल्ड है, वो आपको पता ही है, रेट भी आपको पता लग गया, मैक्सिमम भी आ गया और ट्रीटमेंट भी आ गया। आगे चले, ये मेरे कवर हो गए पॉइंट सारे, आगे चले। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 5 मैंने अपने पास से डाटा ज़ूम करके मैंने बना दिया। जैसे पहला है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो 420 मिलियन है इसमें टैक्सेबल इनकम, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम सबको जमा करके उस पर 8% टैक्स लगाया। अगले पेज पे है जी दूसरी एग्जांपल। दूसरे में हमने क्या किया है, हमने मिक्स कर दिया है कि एग्जेम्प्ट इनकम भी अंदर ले आए। तो पहले टोटल इनकम निकलेगी, उसमें से एग्जेम्प्ट माइनस होगी और बैलेंस के ऊपर फिर हमने सुपर टैक्स चार्ज किया। आगे चले जी। तीसरा FTR की इनकम, अकाउंटिंग इनकम 300 मिलियन है, इम्प्यूटेबल मेरे पास 400 आ गई है, उस पर मैंने अकॉर्डिंगली सुपर टैक्स आपका चार्ज किया। लेकिन इम्प्यूटेबल, अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है, इम्प्यूटेबल कम है और मेरी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है। यहाँ एक पॉइंट आपको नोट करने वाला है, अगर आपका FTR का केस है और आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा है तो 111(4)A में आपने ऑडिटेड अकाउंट सब लाजमी देने, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा है FTR के केस में, तो आपको ऑडिटेड अकाउंट साथ लगाना लाजमी होगा। दूसरा, अगर आपकी AOP का केस है, 92 सेक्शन आपकी AOP का केस है और आपकी टर्नओवर 300 मिलियन से ज़्यादा है करंट ईयर में या प्रीसीडिंग एनी टैक्स ईयर में, तो तब भी आपको ऑडिटेड अकाउंट्स देने हैं। और अगर मैं नहीं दूंगा तो शेयर फ्रॉम AOP उस पर टैक्स लग जाएगा, वो रेट पर्पज़ के लिए ऐड नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स, अब एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स लग जाएगा। पहला AOP ने दिया और अब आपको भी टैक्स लगेगा अगर ऑडिटेड अकाउंट्स ना साथ दिए तो।
वैसे एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं है, बट यहाँ अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 2 दफ़ा भी लग जाएगा जी। आगे देखें, ये अच्छा ये लॉस वाला था जी। एक अच्छा सवाल आया जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना, ये मेरा चूँकि काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है। एक क्वेश्चन रेज हुआ, एक बंदे ने कहा कि जनाब नेट लॉस तो आ ही नहीं सकता, क्यों भाई? वो कहता है जी डिडक्टेबल जो अलाउंस है वो मैंने अपनी इनकम में से माइनस करना है, और वो कहता है 0 से नीचे आप जा नहीं सकते, तो लॉस कहाँ से आएगा? मैंने कहा भाई बात सुनो, 2 केस बना लो, 0 सेंटर में रखो, प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे। अगर आपके पास प्लस इनकम है, यानी इनकम आपकी आई हुई है, फ़र्ज कर लेते हैं ये केस मैं ले लेता हूँ, इसे अगला दिखाइए ज़रा कर, फिर वापस आइए। ये 400 मिलियन टैक्सेबल इनकम है और 500 मिलियन का डिडक्टेबल अलाउंस है। अब आपको जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो 0 होगी, आप 100 मिलियन का क्रेडिट नहीं ले सकते। डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से आपकी इनकम नेगेटिव नहीं होगी, ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब आप ऊपर आ ज़रा वापस। लेकिन अगर आपके पास है ही लॉस, मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज़्यादा है, तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस आपको मिलेगा ही नहीं। तो लॉस का ये मतलब नहीं है कि वो डिडक्टेबल अलाउंस सारे को खा जाएगा, इस तरह तो कैरी फॉरवर्ड फिर सेटअप होगा ही कुछ नहीं, सारा कॉन्सेप्ट ही फौत हो जाएगा उसका। तो इसलिए डिडक्टेबल अलाउंस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस और माइनस के साथ है। प्लस है तो 0 तक जाएगा और माइनस है तो फिर वो अलाउ नहीं होता जनाब। अच्छा चले आगे, ये भी हो गया, ये भी छोड़ दें, आपके सेक्शन है ये छोड़ दें, आगे चलते जाए। ये 4C है, ये जजमेंट्स मैंने आपको दे दी, वो आगे आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि सर इस पर वापस आए, आखिरी मुझे पेज निकाल के दे इसका, उस पर ना एक चार्ट पड़ा हुआ है, आजे सर, ये बस इधर, ये आप देख सकते हैं जी। इसमें ये रिटर्न जो मैंने एक क्लाइंट का जो ऑफ़र किया है, उसमें नॉर्मल इनकम, उस पर टैक्स, मिनिमम टैक्स, और अल्टीमेटली आप देखेंगे टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन 4C का वो 13.7 मिलियन ऐड करके रिटर्न आपका प्रॉपरली उसका क्रेडिट दे रही है जितने आपकी डिडक्शंस हुई है। तो ये एक फॉर्मेट इसलिए भी था ताकि रिटर्न का भी, और ये लीगल बैकिंग के साथ है, ये नहीं है कि अपने पास से बना के हमने इसको डाल दिया। अब पीछे सर ज़रा वापस आइएगा, एक पेज बस रह गया मेरा, पीछे है, पीछे ये जजमेंट्स हो गई सारी, बस वो वही पेज वो आगे ये वाला, ये मैंने जी 15 पॉइंट स्पेसिफिकली बनाए थे, काफ़ी तो आपके साथ शेयर कर दिए। कैपिटल गेन इशू वो 0 वाला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। शेयर फ्रॉम AOP ये भी कवर हो गया, इसमें कराची की ट्रिब्यूनल की जजमेंट है वो भी ले लीजिएगा। इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम वर्सेस सम ऑफ इनकम, वो भी आपसे मैंने शेयर कर लिया। चौथा पेंडिंग केसेस, ये भी आपके साथ डिस्कस हो गया। डिडक्टेबल अलाउंस हो गया। इम्प्यूटेबल इनकम वर्सेस एक्चुअल इनकम, वो भी मैंने अभी आपके साथ किया। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर्स, वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया है, लगना है 22 में। टाइम बार्ड एंड नो टाइम बार्ड केसेस, वो भी आपके साथ डिस्कस हो गए। फिर क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम एंड एक्चुअल इनकम, वो जजमेंट मैंने आपको भी इसके साथ अटैच की हुई है। बिल्डर एंड डेवलपर वो ऑलरेडी हम कर चुके थे, वो उन्होंने कर लिया। एडवांस टैक्स बिल्कुल इसके अंदर है। डिफॉल्ट सरचार्ज वो भी हो गया। डिक्लेरेशन एंड एडजस्टमेंट 170(3) है और 120(1) भी। करंट एंड प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। और आखिरी था फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने जो जजमेंट हेल्ड की थी, उसके ज़रा आगे आइएगा, ज़रा आगे 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 पीछे है ज़रा, पीछे पीछे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, पीछे पीछे, बस ठीक है। वो मैंने 5 प्रिंसिपल जो हैं वो आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। तो कोशिश हमने ये की कि इसको समेट के जो है ना, शॉर्ट करके तो आपके सामने प्रेजेंट करें। अब अगर कुछ रह गया बाकी मेरी तरफ से तो यही था, अगर और कुछ है तो आप कर लें, वरना फिर आप इसको क्लोज करें। जी जनाब। एक सर मैं प्रेसिडेंट साहब और चौधरी साहब, मैं एक मेरी सजेशन है वो ये है, देखिए वक़्त अब हर बंदे के पास शॉर्ट है, हर वक्त हर बंदा हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरी सजेशन ये है, जैसे किसी ने दी भी थी, कि हम एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते, 1 या 2 जितने आप कहते हैं, उसमें क्वेश्चन डालें और उसका फीडबैक जो है उसको प्रॉपर तरीके से दें और सारे लोग उसके अंदर उसको पढ़ रहे हों, और स्वाय टैक्सेस के या एजुकेशनल पर्पज़ के अलावा और उस व्हाट्सएप का, जैसे पाकिस्तान टैक्स बार का भी बना हुआ है, तो एक लाहौर टैक्स बार का भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। उसमें जितने लोग सवाल करेंगे
बजाय ये कि एक बंदा सरगोदे बैठा हुआ है, एक कराची बैठा हुआ है, वो नहीं आ सकता आपके पास। पानी भट्ट साहब ने बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो डिलीवर किया। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं अबू ज़र साहब, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है 4C के टॉपिक के ऊपर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार। हम मज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसला रिज़्क़ का होता है, मोहब्बत का नहीं। मैं फैसलाबाद से हिजरत करके यहाँ आया, बल्कि फैसलाबाद से निकाला गया। तो मुझे लाहौर में ऐसा लगा कि मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं हैं। लाहौर मुश्किल शहर है, ये इंसान को बड़ी देर बाद कबूल करता है। यूनुस भट्ट साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं, ये मज़ाह निगार हैं बेसिकली, वो लिखते हैं कि जब मैं लाहौर में आया था तो मुझे कोई नहीं जानता था, और अब मुझे सब जानते हैं और सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। लगता है अब भी मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं आया लाहौर, तो लाहौर ने मेरा काफ़ी इम्तिहान लिया। कभी कोई इम्तिहान, कभी कोई। मैं गुज़रा, मैं इस हद तक उस इम्तिहान से गुज़रा कि मैंने वापस जाने का इरादा किया। फिर खुदा जो सब के असबाब पैदा करता है, उसने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले कोई 6 महीने से मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ी है, वरना सब्ज़ियां और गोश्त मैं फैसलाबाद से लाता था। आप ये देखें। और फिर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इतनी महंगाई है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ रहना मुहाल है। तो फिर कुदरत ने मुझे हौसला दिया, तो मैं अब शायद मैंने शायद लाहौर को कबूल कर लिया, लाहौर ने शायद मुझे अभी भी कबूल नहीं किया। भट्ट साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ। भट्ट साहब को तो उस्ताद सब मानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि ये बड़े उस्ताद हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है, अच्छा मैं ये लेक्चर सारे इन्होंने अरेंज करते रहते हैं लाहौर वाले। मैं आज पहले लेक्चर में आया हूँ, और वो भी कमर साहब और ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं आया। मैं तो, मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं, मुझे कोई ज़्यादा शौक़ भी नहीं है कि कोई मेरा लेक्चर सुने। तो मैं ये समझता था कि ये जो सेमिनार होते हैं ना, ये वक्त ज़ाया करते हैं। इल्म तो वो है जो किताबों में लिखा है। आज मुझे यहाँ आके ये एहसास हुआ कि मैंने वक्त ज़ाया किया, मुझे इन सेमिनार्स में आना चाहिए। तो ये इनकी मोहब्बत है। मैं कमर साहब का मशकूर हूँ, सब दोस्तों का मशकूर हूँ। अच्छा, मेरा बुनियादी तौर पे मैं एक अदब पसंद आदमी हूँ बुनियादी तौर पे। टैक्स में मुझे बाई डिफ़ॉल्ट आना पड़ा। मैं एक अदना सा मुलाजिम था FBR में। 2001 में मैंने टैक्स सर्विस तो मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, मैंने टैक्स क्लर्की से रिज़ाइन किया, क्योंकि जो सर्विस वाले हैं वो हमें क्लर्क समझते हैं। मैं सीनियर ऑडिटर था, तो मैंने टैक्स की क्लर्की से रिज़ाइन किया और चाहा कि किसी वकील का मुंशी हो जाऊं। जिस वकील के पास गया टैक्स सीखने, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझसे कम जानता है। फिर मैं वहाँ से उठा, फिर एक और मैंने पकड़ा वकील, फिर उसके पास गया, फिर वही देखा। एक सर्टन लेवल तक तो वो मुझे नज़र आया कि यार बड़ा साहिब इल्म आदमी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला मैं जिसे साहिब इल्म समझ रहा था वो तो साहिब किरदार भी नहीं है। फिर मैं वहाँ से भी उठ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ही ऑफिस बना लूँ। फिर मैंने अपना ऑफिस बना लिया। जब मैंने ऑफिस बना लिया तो मेरे चंद दोस्त ऐसे जिन्होंने ये नोटिफिकेशन करवा दिया कि जो एडवोकेट है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जो अदर देन एडवोकेट है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये नोटिफिकेशन मेरे लिए हुआ था। रूल्स आ गए, प्रैक्टिशनर रूल्स।
मेरा हुआ ये कि मैं तो प्रैक्टिस से पार हो गया, सर्विस मैंने छोड़ दी, मैं प्रैक्टिस से पार हो गया। मेरी बीवी मुझे एक दिन कहती है, तैनू जो कि असी नौकरी ना छड्डी, हुण की करेंगा? मैं कहा गल सुन, जिन्हें मैनू नौकरी छड़ाई है ना, मेरा भरम भी होई रखे। खैर सफ़र जारी रहा। मैंने एक वकील रखा, उसको तनख्वाह देनी शुरू कर दी। दस्तखत वो करता था, लिखता मैं था, आर्ग्यूमेंट भी मैं करता था। कैसा मुल्क है वैसे, जहाँ जिस मुल्क में हर पेंशनर को ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। तो मैंने अच्छा, फिर मुझे लोग मानने लग गया कि ये शायद इसकी बात कुछ ये ठीक बात कह रहा है। चलते चलते ये सफ़र फैसलाबाद से तमाम हुआ और मैं लाहौर आ गया। अब सूरत हाल जो इस वक्त पहुंची है ना, मैं आज भी कामिल हूँ। मैंने एक यहाँ उस्ताद से पूछा, यार मैं बेसिकली सेल्स टैक्स का बंदा, तो तुसी उस्ताद लेवल दे आदमी, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई ना लेक्चर है ना मैं किसी मैं तो कामिल आदमी हूँ। मुझे क्या पता ये 4C क्या है, मैं तो सेल्स टैक्स साइड से आया था, और इवन मैं सेल्स टैक्स को भी नहीं जानता। उसकी वजह ये है कि मुझे कभी लगता है कि ये सेल्स पे है, और कभी लगता है ये डिस्पोजिशन पे है, और कभी मुझे ये लगता है कि इन हाउस कंजम्पशन भी टैक्सेबल है। मैं तो सेल्स टैक्स को नहीं जानता था। मैंने एक उस्ताद से पूछा, नाम नहीं लूँगा, काबिल एहतराम है वो सब के लिए, बड़े उस्ताद हैं वैसे, और वो उनको दौलत का इतना घमंड है, और शायद उनकी दौलत को इतनी ज़रूरत है उन्हें कि वो समझते हैं कि हर बात भी फीस से करनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये 4C, मैं इनकम टैक्स जानता नहीं हूँ, मैं ना बलद हूँ इनकम टैक्स से, तो ये 4C मुझे बताएं क्या है। मैंने एक पॉइंट पूछा। अच्छा, मैं क्योंकि ना बलद था, मैं वाकई ना बलद था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसको किसी वजह से पूछा। मैंने कहा ये सर, ये कैपिटल गेन जो है ये विरासत पे भी लगता है, जो मेरी विरासत आएगी उसके भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो वो आगे से मुस्कुरा के कहते हैं, फीस देवेंगा तो दसांगा। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, कमर ये बात सारी जानता है, कमर ये सारी बात जानता है, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। मुझे इमाम जाफ़र सादिक का कॉल याद आया, और कॉल ये था कि एक शख्स दुआ मांग रहा था और ये कह रहा था कि या अल्लाह मैनू किसी का मोहताज ना करें। ये हम सब मांगते हैं दुआ। तो इमाम मुस्कुराए और कहा कि ये दस पे तू अपने कपड़े आप सीना है? उन्हें कहा नहीं। बाल कट लेंदा होवे? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा ये दस भी तू अपनी जुत्ती आप सीना है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा मोहताज तो फिर तू है, मोहताज तो है। तो उन्हें आगे फिर मौला दसो मैं की दुआ मंगा करा? तो उन्होंने कहा दुआ ये मंगी कर भी या अल्लाह मोहताज तो मैं किसी कमीने का मोहताज ना कर। तो वो उस्ताद जिसे उस्ताद समझा जाता है, वो उस्ताद, मुझे क्या पता था मैं किसी उस्ताद से नहीं किसी कमीने से बात कर रहा हूँ। चले, खुदा उनको जज़ा दे, खुदा उनके इल्म में इजाफा करे। मेरी जहालत को मुझ पे अयां किया, और आज 4C पे मैं जो बातें कहूँगा वो रिपीट नहीं करूँगा सर की बातें। सर ने इतना खूबसूरत लेक्चर दिया है कि मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इनसे माजरत के साथ गुलाम फरीदा ये इसलाह नहीं सलाह है। गुलाम फरीदा ये इसलाह नहीं, माजरत के साथ ये सलाह है। असी 6वें रुकन नूं पहला ना कर ली। 6वां रुकन है रोटी, पहला रुकन है नमाज। तो मैं तो इस एक मंजिल है कि सूरज भी जिसे खो दे, मैं इन्हें सूरज समझता हूँ। एक मंजिल है कि सूरज भी जिसे खो दे, एक रास्ता है कि जुगनू भी दिखा सकता है। तो अगर मेरा वजूद है तो वो जुगनू से ज़्यादा ना समझिएगा। मैं कभी सूरज ना क्लेम करता हूँ ना मैं हूँ। सूरज तो सारे यहाँ बैठे हैं, ये सारे ही सूरज हैं, आप सब सूरज हैं, आप सब जानते हैं। देखो ना, बताया तो उसे जानना चाहिए जो जानता ना हो। मसला यहाँ ये है, बानो कुदसिया कहती हैं कि जो मसला जो है हमारे मुआशरे में, वो जान जाता है, जो जान जाता है वो खामोश हो जाता है, और जो नहीं जानता वो मुझ जैसा बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है। तो मैं
आज वो बातें कहूंगा जो सर ने स्किप की हैं। इन्होंने कहा है कि एवरी टैक्स पेयर से 4C शुरू होता है, एवरी टैक्स पेयर। अच्छा, जो एग्जेम्प्टेड है वो भी टैक्स पेयर होता है? मुझे तो ये शुक्र है कि सर ने ये कह दिया कि सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। अच्छा, शायद उसको भी लगा देते अगर वो प्रोविंशियल डोमेन ना होती तो। अच्छा, बहुत सारी प्रोविंशियल डोमेन को भी इन्होंने टैक्स किया 4C में। प्रोविंशियल डोमेन को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आज तक ये बहस खत्म ही नहीं हो सकी कि केड़ा टैक्स कितने लगना है। जिस मुल्क में खाली प्लाटों को रेंटल टैक्स लग जाए 7E के तहत, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। रेंटल इनकम टैक्स लगा 7E है क्या? मैं तो कम इल्म हूं ना बलद हूं, लेकिन मेरी दानिश्त ये कह रही थी कि ये खाली प्लाटों को लगाया गया टैक्स। ये वो टैक्स है, ये वो जुर्म है। अच्छा, मैं एक छोटे होते हुए ना एक कहानी पढ़ता था, एक कहानी मेरे जहन में थी, शायद आपने भी सुनी हो, हम सब ने सुनी हुई। वो शेर और बकरी के बच्चे वाली। वो दरिया पे पानी पी रहे थे, एक ही नदी पे या दरिया जो भी था। तो शेर कहता है कि तुम मेरा पानी गदला कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं पानी तो आपसे मेरी तरफ आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा फिर तू मैनू गाल कड्डी सी। उन्होंने आख्या यार और तो 1 साल पहले मैनू गाल कड्डी सी। उन्होंने कहा यार मेरी तो उम्र भी 6 महीने, मैं साल पहले गाल किस तरह काट लेनी सी। उन्होंने कहा फिर तू नहीं कड्डी होनी, तेरी मां ने कड्डी होनी। ये वहद टैक्स है जो 2015 में लगाया गया और 2015 पे ही लगा दिया गया। वो गाल है जी उसकी मां ने कटी सी। असी सानू टैक्स इस गलों लाया गया है कि ये वो है। अच्छा, फिर 22 में फिर लगा दिया। अच्छा, टैक्स का नाम रखा रिहेबिलिटेशन। अब मैं आज तक सोचता रहा हूं ये किसकी रिहेबिलिटेशन है? वो रिहेबिलिटेशन जिसके लिए टैक्स लगाया था तो वो तो कब की हो चुकी। ये रिहेबिलिटेशन कौन है? तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये रिहेबिलिटेशन शायद आम आदमियों की नहीं है, ये खवास की है। तो मैं खवास के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये रिहेबिलिटेशन आज तक ख़त्म ही नहीं हुई। अच्छा, फिर दूसरा नाम इसे दिया गया हायर इनकम ग्रुप। हायर इनकम ग्रुप 4C आ गया जी 4B के बाद। एक छोटी सी बात है, लंबी बात ही नहीं है। आप पूरा सेक्शन 100D पढ़ें, उसमें कहा है कि जो कुछ यहां टैक्स हो रहा है वो कहीं और टैक्स नहीं होगा। ये लिखा है उसमें 3 चीजें, गेन्स, प्रॉफिट्स, तीसरा लफ्ज कौन सा है मुझे अब याद नहीं है, वो पढ़ लीजिएगा। 100D में 3 चीजें हैं वो, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 100D में। अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूं, इस किताब में भी होगा। एक मिनट मैं जरा पढ़ लेता हूं, कम इल्मी की वजह से मुझे चीजें याद नहीं रहती। 100D जी, इसी वजह से ये तैयार करके आते हैं, ये जो होती हैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, यही है 100D। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये कहता है, इसकी प्रोविजो पढ़ते हैं जी। पहले टैक्स क्या होना है वो देखते हैं, फिर उसकी प्रोविजो पढ़ते हैं क्या नहीं होना टैक्स, उसी में ही। वो कहते हैं जी फॉर द टैक्स ईयर 2020 एंड ऑनवर्ड द टैक्स पेएबल बाय अ बिल्डर और डेवलपर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9 who opts to pay tax under this section. I have opted being a builder shall be computed and paid in accordance with the rules in the 11th schedule। सर ने कहा था क्योंकि 11th शेड्यूल बाहर है, इस वजह से जब वो 11th शेड्यूल पे तो टैक्स कैसे लगा सकते हैं आप। ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस ऑन द इनकम, पहला लफ्ज है ऑन द इनकम। पूरा टैक्स इनकम के गिर्द ही घूमता है। वो कहता है इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स derives from the sale of buildings, sale of plots, as the case may be. Sale of building, sale of plots, as the case may be, provided that any income, फिर वही 3 लफ्ज आ रहे हैं, profits and gains of a builder or developer, provided further that any income of a builder
और बिल्डर अदर देन मैं फिर पढ़ दें तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इनकम ऑफ अ बिल्डर और डेवलपर अदर देन इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस बाकी किसी प्रोविजंस के तहत इन 3 चीजों को टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो 4C से बाहर है। ये मैं बिल्कुल बयानदारी से कह रहा हूं कि 4C 100D को कवर ही नहीं करता, 4D 100D को कवर ही नहीं करता। इस पे आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अच्छा चलें, दूसरी बात चली यहाँ के जी 0% जहाँ है ना गेन, जहाँ 0% रेट दिया हुआ है। यार मैं एक शख्स गया ईरान, तो वहाँ डबल स्टोरी बसें चलती हैं। एक उसने कुम जाना था, वो मशहद की बस में बैठ गया, तो वो नीचे वाले से उसने पूछा यार बस कितने जा रही है? उन्हें कहा मशहद। कहता यार बड़ी अजीब गल है, उत्तू कुम जा रही है, थल्लू मशहद जा रही है। ये टैक्स इस तरह लगाया गया है। मुझे ये बताएं सर, वो शेड्यूल खोलें काइंडली, अगर खोल सकते हैं तो। अच्छा, शेड्यूल में एक जगह 0% लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है डैश, प्लॉट्स और कंस्ट्रक्टेड के अगेंस्ट डैश लिखा हुआ है। ठीक है, अब डैश को क्या समझेंगे? 0 तो 0 ही है, डैश को भी टैक्स लगाएंगे कि वो परसेंट? अच्छा, परसेंट भी नहीं लिखा वहाँ। अच्छा, दूसरा जो 0% का कंसेप्ट है, इसका ताल्लुक इनकम टैक्स से क्या है? इसका ताल्लुक सेल्स टैक्स से, जहाँ इसका स्पेसिफिक सेक्शन है, दैट इज 4 सेक्शन 4। अच्छा, लकीली वो 4 है, ये 4C है। तो सेक्शन 4 में 0 रेटेड टर्म डिफाइन हुई है। मुझे इनकम टैक्स में, मैं तो क्योंकि तालिब इल्म हूं, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे इनकम टैक्स में कोई दिखा दे कहीं 0 रेटिंग डिफाइन हो, और दुनिया में कहीं हो, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं हो कि इनकम टैक्स 0 रेटेड को टैक्स किया गया हो। तो यार हमें वो भी टैक्स किया जा रहा है। मतलब हर चीज़ की एक है ना। अच्छा, एक बहस चली जी 4C जो है वर्सेस 122(5)A या 122(5). ठीक है, ये बहस चली। राना आसिफ साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने हमें एक नया आइडिया दिया, और नया आइडिया ये था कि 4C जो है उसमें पावर्स कमिश्नर्स के पास है, और जब तक अच्छा, ये पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये कमिश्नर के गिर्द घूमता है। अच्छा, कहीं वो कमिश्नर, अच्छा एक जगह पे वो जैसे ये 5A बोल रहे थे, वहाँ डेलीगेटेड पावर नहीं है, वहाँ ओरिजिनल पावर एडिशनल कमिश्नर के पास है। अब बाकी तमाम एक्ट में जहाँ डेलीगेशन नहीं होगी पावर्स की, मसलन 111 का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने मिलर एक्ट में होल्ड किया कि पहले उसका ऑर्डर पास करें, फिर 122 में जाएं। मेरी दनिस्त ये कहती है कि जिस तरह 111 का ऑर्डर पास पहले होना है, फिर आपने 122 में जाना है, इसी तरह 4C का ऑर्डर पहले होना है, फिर आपने 122 में जाना है। उसकी वजह ये है, जिस तरह सर ने कहा कि 120 को कहाँ ले जाएंगे, एक नियाम में 2 तलवारें कब से रहने लग गई। मतलब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि डीम्ड को आप अंडू करेंगे तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट अदरवाइज हो ही नहीं सकती। अच्छा, अमेंडमेंट, अब क्वेश्चन ये कि अमेंडमेंट होनी कहाँ है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। वहां डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, मैंने डिक्लेरेशन दिया, मेरी कौन सी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है जहां मुझ पे ये हसीनो जमील साहब, मेरी कौन सी डेफिनेशन है जिसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन जिसने मुझे 4C लगाया? मैं तो डिक्लेयर कर चुका हूं। तो अब रह क्या जाता है? रह जाता है जी 5A इरानियस एंड प्रिजुडिस। उसे ये टैक्स कैसे कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी 0%। मैं पहले कह चुका हूं, दुनिया के किसी इनडायरेक्ट टैक्स में 0% का कंसेप्ट ही नहीं है, नेगेटिव इनकम का कंसेप्ट नहीं है। 0% जिसे लॉस कहते हैं वो नेगेटिव इनकम ही होती है ना। कभी लॉस को भी टैक्स किया? तो मुझे तो ये खदशा है कहीं लॉस भी टैक्स ना हो जाए।
तो 0% कहां से आ गया? अच्छा, जब मैंने पढ़ा 3 कॉलम पढ़े, वो आ गए। इसमें 0 0 जरा देखें कहां पे आता है, नीचे जाए। सर जी, जीरो के साथ डैश वाला भी डिफाइन कर देंगे। वो मैं कह रहा हूं ना, वो डैश आएगा तो मैं कहूंगा। डैश की दो इंटरप्रिटेशन इस वक्त अंडर डिस्कशन है। जी जी। एक तो सर इंटरप्रिटेशन है कि डैश स्टैंड्स फॉर निल। डैश स्टैंड्स फॉर निल, नॉट जीरो। नॉट जीरो जी। अच्छा। तो दूसरे कहते हैं कि ये एक रेट की कंटिन्यूशन है। रे ये एक रेट्स, दो रेट्स जो से होते हैं, हाँ, हाँ। डिफरेंस में एक कंटिन्यूशन है। दैट मीन इफ यू वी राइट 1 to 5, यस, तो उसके बीच में